तो ये आपको स्टैंडर्ड रिलेशंस के तौर पे याद रखने, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। हेलो एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम लोग पुली और ब्लॉक सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब पुली और ब्लॉक के सिस्टम की प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनमें सबसे पहले जो एजम्पशंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो पुली के केस में दो एजम्पशंस होते हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रिंग के केस में या रोप के केस में एजम्पशन होता है कि स्ट्रिंग और रोप इज अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। जब हम रोप या स्ट्रिंग की बात करते हैं तो रोप और स्ट्रिंग के केस में जब रोप को मासलेस बोला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि टेंशन हर जगह सेम होगी। और सेकेंड पॉइंट, जब रोप को हम लोग मासलेस के साथ साथ जब हम ये बोलते हैं कि इनएक्सटेंसिबल है, तो इनएक्सटेंसिबल ये बताता है कि उसका एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से जब हम पुली की बात करते हैं तो पुली के केस में दो एजम्पशंस होते हैं। पहला कि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। व्हाट डज इट मीन, उसकी बात करेंगे। सेकेंड, ये हमारा केस है कि पुली इज अ मासलेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पुली इज अ फ्रिक्शनलेस, तो आपको मालूम है कि अगर पुली फ्रिक्शनलेस है और आपको ये क्लियर दिख रहा है कि एक यहाँ पर पुली है और पुली के थ्रू हमारा एक रोप के थ्रू दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है M1 और M2। और टाइम बीइंग हमने ये मान लिया है कि M2 इज ग्रेटर देन ऑफ M1 है, तो ऑब्वियसली M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि रोप या स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो पुली रोटेट नहीं करेगी। क्योंकि फ्रिक्शन होता तो स्ट्रिंग के नीचे आने से पुली क्या करती, रोटेट करती। तो फिलहाल फ्रिक्शनलेस होने की वजह से जब मास नीचे आएगा तो ये जो पुली है वो हमारी रोटेट नहीं करेगी। मान ले अभी तक हमें ये नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो फिलहाल हमने मान लिया कि इसमें जो टेंशन है वो T1 है और इसमें जो टेंशन है वो T2, इस साइड जो है। ठीक है, अब आपको मालूम है फ्रिक्शनलेस है तो ये रोटेट नहीं करेगा। अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो इसका मतलब नेट टॉर्क जो है वो जीरो होगा। तो अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाता है, यहाँ पर नेट टॉर्क विल बी जीरो। अब आपको पता है कि जो रोटेशन होगा, ये जो भी रोटेशन हो रहा है वो किसके अबाउट हो रहा है, या जो आपका ये जो टॉर्क जनरेट होगा T1 और T2 की तरह, वो किसके अबाउट जनरेट होगा, इस सेंटर ऑफ द पुली के अबाउट। तो T1 जो आपका टॉर्क जनरेट करेगा और जो T1 टॉर्क जनरेट करेगा वो कितना करेगा, T2 इंटू आर, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर। Similarly, in this way, the force into perpendicular distance is capital R, radius of the pulley. अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो नेचर दोनों का अलग है, सेंस अलग है। इसलिए जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। Therefore, T2R is equal to T1R. That means T2 is equal to T1. तो इस एजम्पशन का फायदा क्या होता है, जब हम ये एजम्पशन लेते हैं कि मास पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। पुली फ्रिक्शनलेस होने से ये होता है कि दोनों तरफ टेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब जो T1 है वो T2 के बराबर है। तो फाइनली आई कैन राइट दिस T1 is equal to T and this also is equal to T. तो एट द एंड वी कैन राइट कि ये भी T है भाई, ये भी T है। तो इसका एजम्पशन क्या होता है बेटा, जब आप फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात, फ्रिक्शनलेस पुली की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि T1 is equal to T2 हो जाता है, क्योंकि पुली रोटेट नहीं करती है। अगर रोटेट करती तो इसका मतलब वहां पर टॉर्क आता, और टॉर्क आता तब T1 और T2 आपके बराबर नहीं होते। अब अगर हम बात करें सेकेंड की कि पुली इज अ मासलेस, ओके, क्योंकि अब हम पुली की बात कर रहे हैं तो पुली मासलेस होने की वजह से बेटा देखो ये ऊपर से फिक्स है पुली, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है पुली की, तो इसमें भी एक थ्रस्ट आएगा जिसको हम लोग पुली थ्रस्ट बोलते हैं या एक्सल थ्रस्ट की बात करते हैं। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स है जिनकी वजह से टेंशन आई होंगी, वो टेंशन हमें मालूम है, इधर भी टेंशन T और इधर भी टेंशन T, क्योंकि हमें पता चल चुका है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो दोनों तरफ टेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। अब यहाँ पर मान लो कोई टेंशन जो आई है वो T डैश आई है, मान लीजिए यहाँ पर जो T डैश था, ठीक है, फिलहाल इसी को हम लोग थ्रस्ट ऑन द पुली भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम मासलेस की बात करते हैं कि पुली इज मासलेस, पुली इज मासलेस है, अगर पुली मासलेस है तो बेटा इसका मास जो है पुली का वो तो जीरो हो गया। हम पुली की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि जो एफ नेट होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। सिंस इट इज अ मासलेस तो एफ नेट, नेट फोर्स ऑन द पुली इज इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो नेट फोर्स जीरो होने मतलब ये इक्विलिब्रियम है, और ये क्योंकि फिक्स पुली का केस है और ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कहीं जा नहीं रही है। इसका मतलब सारे ऊपर के फोर्स बराबर सारे नीचे के फोर्स, मतलब ऑल द अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस
इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं सारे ऊपर के फोर्स, मतलब टी डैश इक्वल टू टी प्लस टी, दैट टी डैश इक्वल टू 2t। तो ये कंक्लूजन यहां से आपका निकल के आता है। तो ये जो दो एजम्पशन है, कुछ बोला नहीं जाता है, इसका मतलब ये दोनों एजम्पशंस वैलिड है। पहला कि पुली इज फ्रिक्शनलेस, और दूसरा जो है पुली इज मासलेस। फ्रिक्शनलेस होने से दोनों तरफ टेंशन सेम होगी, और मासलेस होने से क्या होगा कि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे, ये क्लियर है, ठीक है। हाँ, अगर ये फ्रिक्शनल सरफेस हो जाएगी तो भी ये टी डैश इक्वल टू टी वन प्लस टी टू होगा, लेकिन टी वन टी टू बराबर नहीं होंगे अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं है तो, ठीक है। चलिए इनके एनालिसिस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमारा टू ब्लॉक पुली सिस्टम होता है, दो ब्लॉक्स हो, तो उनमें ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे, स्प्रिंग जो है उसमें टेंशन क्या होगी, और पुली में थ्रस्ट क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि एजम्पशंस के साथ काम कर रहे हैं, तो एजम्पशन के साथ काम करने का मतलब है, पहली चीज तो, और क्योंकि इसमें रोप है मतलब स्प्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब जो रस्सी है हमारी, वो भी आपको मालूम है कि वो मासलेस होती है, जो एजम्पशंस हैं, और इनएक्सटेंसिबल होती है। मासलेस और इनएक्सटेंसिबल से दो प्रॉफिट क्या थे कि मासलेस होने से हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, और दूसरा इनएक्सटेंसिबल होने से क्या फायदा होता है कि हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब अगर सबसे पहले मान लूं कि m1 इज ग्रेटर देन ऑफ m2 है, तो इसका मतलब m1 ड्राइवर है और m2 एक तरह से अपोजर है, तो m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। m1 जो आएगा बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और एक्सेलरेशन a से आएगा। अब क्योंकि ये एक स्प्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, तो जो एक्सेलरेशन यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ और वही यहाँ पर होगा। इसका मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, और सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, सेम एक्सेलरेशन से नहीं, सेम मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। अब बात करते हैं सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इस पर जो फोर्स होगा वो m1g होगा, और इस पर जो फोर्स होगा वो m2g होगा, और इस पे जो टेंशन होगी वो t होगी, इधर भी टेंशन क्या होगी, t होगी। टेंशन सेम होगी, रीजन उसका क्या है, क्योंकि वो मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। दूसरी चीज, पुली के दोनों तरफ टेंशन भी सेम होनी, ये भी आपको मालूम है, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं थ्रस्ट दिखाना चाहूँ तो टी डैश इक्वल टू डायरेक्ट आप 2t लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे हम ब्लॉक वन की। तो ब्लॉक वन की अगर मैं बात करूं, ब्लॉक वन की अगर हम बात करते हैं, तो ब्लॉक वन की एफबीडी ये है, दैट इज योर m1g एंड दिस इज योर t एंड इट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एनएलएम में जो हमारा की पॉइंट होता है वो ये होता है, वी हैव टू राइट डाउन द एफनेट इक्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें एफनेट की इक्वेशन लिखनी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द एफनेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एफनेट क्या होगा बेटा इसमें, तो एफनेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। अब एफनेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, मोशन की डायरेक्शन किधर है, नीचे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये डाउनवर्ड मोशन है तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव ना, और ये हो जाएगा निगेटिव। इसका मतलब एफनेट जो होगा वो होगा m1g माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। m इंटू ए मतलब m1 इंटू ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर अब मैं ब्लॉक 2 की बात करता हूँ, ब्लॉक 2, तो ब्लॉक 2 की एफबीडी आप बनाएंगे अगर, तो ब्लॉक 2 की एफबीडी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से, एंड दिस इज योर m2g गोइंग अपवर्ड एंड दिस इज टेंशन t। इसमें आपको क्लियर है कि जो मोशन है, मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन है, और ये एक्सीलरेशन भी कितना बड़ा a है, मैग्नीट्यूड। मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वेशन ऑफ एफनेट अगर आपको लिखना है तो एफनेट क्या हो जाएगा इसमें, एफनेट इक्वल टू m इंटू ए होगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ m किसका, ब्लॉक 2 का, एंड दैट इज योर m2 एंड सो दिस इज योर m1। एफनेट इस बार लिखेंगे तो मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो टेंशन इज पॉजिटिव एंड n2g इज नेगेटिव, या ये कह लें टेंशन डोमिनेटिंग है m2g से। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे t माइनस m2g इक्वल टू m2a। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से बात करें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, we have equation 1 m1g minus t is equal to m1 into a। और इक्वेशन 2 की बात करें तो मैं उसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख रहा हूँ, माइनस टाइम इधर है, तो m2g प्लस t is equal to m2a। दोनों को सम अप कर दें अगर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा सीधा m1 माइनस
m2 into g is equal to m1 plus m2 into a हो जाएगा ना। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि therefore acceleration of the each block will be equal to of m1 minus m2 या m1 g minus m2 g बोलिए, अदरवाइज g कॉमन लेके हम लोग बात कर रहे हैं अपॉन m1 plus m2। तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है ना। अब फ्रॉम द इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर हम बात करें तो इक्वेशन वन से हम ये देख सकते हैं कि यहां से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1a, या चलो इक्वेशन नंबर 2 से ले लें, आप इक्वेशन नंबर 2 से बाय फाइंड आउट कर लें। इक्वेशन नंबर 2 से that t will be equal to of m2a plus m2g. You will put the value of this acceleration in this equation and you will get the value of the tension. So the value of the tension will be equal to of 2 times of m1 m2 by m1 plus m2 into g. So you have to remember this standard relations. तो ये आपको स्टैंडर्ड रिलेशंस के तौर पे याद रखने, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब देखिए इसको सिंपल से ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है बेटा, और ये भी स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थ्रस्ट ऑन द पुली। अगर मैं थ्रस्ट ऑन द पुली आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर थ्रस्ट ऑन पुली, थ्रस्ट ऑन पुली। तो थ्रस्ट ऑन पुली का असल मतलब ये होता है कि पुली पर नेट टेंशन कितनी है, नेट टेंशन एक्चुअली। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टी डैश, तो ये आप बोलेंगे टी नेट, और टी नेट आपको मालूम यहां से साफ दिख रहा है कि टी नेट ये भी नीचे ये भी नीचे, दोनों पैरेलल है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टी, जो दोनों टी हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा टी प्लस टी एंड दैट इज जो 2t। और जब ये आप 2t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द थिंग्स इन द केस ऑफ पुली एंड ब्लॉक सिस्टम। तो अब याद रखें सिंपल सा, ये तो आपका प्रूफ के तौर पर है, याद करने की जरूरत इतनी सी है कि जब आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, ड्राइवर माइनस ड्रिवन अपॉन टोटल मास, यही बात होती, ड्राइवर माइनस ड्रिवन इंटू जी अपॉन टोटल मास। तो कौन ड्राइवर है उससे आप ड्रिवन को माइनस करेंगे इंटू जी अपॉन टोटल मास आपको करना है। और टेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज ओनली फॉर द 2 ब्लॉक पुली सिस्टम। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात है, ये सारी चीजें आपको अगर क्लियर हो गई तो अब एक चीज और है, स्टैंडर्ड वो हमारा, तो हमारा जो स्टैंडर्ड बन के आया वो क्या बेटा, और इनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा ये भी समझो। स्टैंडर्ड ये है कि जो ब्लॉक 1 और 2 थे दोनों के एक्सेलरेशंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है असल में, तो आप बेहतर है कि आप ऐसे लिखेंगे, दैट इज योर a2 वेक्टर mod is equal to of m1 minus m2 into g अपॉन m1 प्लस m2। ये असल में आपके पास स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है जहां पर m1g माइनस m2g जो है वो ड्राइवर माइनस ड्रिवन है, या ड्राइवर माइनस अपोजर बोल लीजिए अपॉन टोटल मास है। सिमिलरली टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g। तो दीज आर द 2 स्टैंडर्ड जो आपको याद रखने हैं 2 पुली ब्लॉक सिस्टम के केस में, ठीक है, 2 ब्लॉक पुली के केसेस में, ठीक। अब मैं आपसे क्या कहना जा रहा हूं ये ध्यान रखिए। अब हमारा जो जुगाड़ है वो जुगाड़ ये है कि अगर ये पूरा सिस्टम हमारा एक ऐसे फ्रेम में रख दिया जाए जो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो, तो आपको मैं बताता हूं कि जब भी आपका ये सिस्टम जो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम, ये कहीं भी अप्लाई करिएगा आप, है ना, ये कहीं पर भी अप्लाई करिएगा, बस आपको वो फॉर्मेट जी के फॉर्मेट में आना चाहिए, बाकी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए अगर यही पूरा सिस्टम बेटा हमारा, ध्यान से सुनो, अगर यही पूरा सिस्टम जैसे ये हमारा M1 और M2 थी पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, इसी टॉपिक में हम पूरा पुली ब्लॉक सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है तो जो ये खुद किसी पुली, जो ये पूरा आपका सिस्टम ये खुद किसी लिफ्ट में है, ये खुद किसी लिफ्ट में, और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड ऑल। ये हमारी क्या है, लिफ्ट है जिसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
तो आप सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड बनाएं कि मतलब ये कहीं फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा था, जैसा ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद जो आपके पास जी आया है, जहां कहीं भी आया है, तो अगर ये लिफ्ट वाले मूविंग वाली प्रॉब्लम्स हो तो सीधा सीधा बेटा जहां जहां जी है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, जी इफेक्टिव से। किससे, जी इफेक्टिव से। तो सेम क्वेश्चन, हर चीज वही होगी। अगर लिफ्ट का मूविंग केस है तो आप सीधे क्या करिए बेटा, उसको जैसा स्टैंडर्ड हमारा केस होता है, फिक्स कहीं मूव नहीं कर रहा है पूरा सिस्टम, तो उस केस में क्या करिए, केवल जहां जहां जी होता है उसको जी इफेक्टिव से रिप्लेस करिए। अब जी इफेक्टिव क्या होता है ये बात करते हैं। जी इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि जी इफेक्टिव के दो तीन वैल्यूज निकल के आएंगी। पहला, जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू ऑफ जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू ऑफ जी प्लस ए, और जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू ऑफ जी माइनस ए, जहां पर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है। अब ये एक्सेलरेट ऊपर जाते हुए भी कर सकता है, नीचे जाते हुए भी कर सकता है। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेट कर सकता है या ऊपर जाते हुए रिटार्ड कर सकता है। सिमिलरली नीचे जाते हुए एक्सेलरेट कर सकता है, नीचे जाते हुए रिटार्ड भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे। जी इफेक्टिव इक्वल टू जी होगा जब आपका या तो लिफ्ट किसमें हो बेटा, रेस्ट पर हो, या फिर v कांस्टेंट से मूव कर रही हो, कोई एक्सेलरेशन हो ही ना, ऑब्वियसली देन इट इज g। तो जैसे ये लिफ्ट है, अगर आपसे बोल रहा है दिस लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो फिर आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, जो g है वही g इफेक्टिव रहेगा। लेकिन g प्लस कब होता है बेटा, जब लिफ्ट ऊपर जाए और एक्सेलरेट करे। ध्यान से सुने, when the going lift is going up and accelerating, या ये बोले ऊपर जाते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हो, ठीक, या फिर नीचे जाते हुए रिटार्ड कर रहा हो, ऊपर जाता हुआ एक्सेलरेट कर रहा हो या नीचे जाता हुआ रिटार्ड कर रहा हो, तो उस केस में जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू ऑफ जी प्लस ए। इन द सेम सेंस जी माइनस ए कब होगा, जब वो ऊपर जाता हुआ रिटार्ड कर रहा हो या फिर नीचे जाता हुआ एक्सेलरेट कर रहा हो। मूविंग अप विद रिटार्डेशन या मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन, या ये बोले ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम हो रही है या फिर नीचे आते हुए इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इस केस में जी इफेक्टिव आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया मैंने, सेम क्वेश्चन जो पैटर्न है, कि जो लिफ्ट है इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए, मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए, तो कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विल बी m1 माइनस, अगर ये m1 ग्रेटर देन m2 है तो, है ना, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। बस g की जगह आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ g इफेक्टिव, and since the lift is going up with the acceleration a, in that case the g effective will be equal to of g plus a, that's it, that is g plus a। अब क्या करेंगे, g effective की वैल्यू पुट करनी है, then you will get the value of acceleration of each block, that is m1 minus m2 into g effective, that is g plus a divided by m1 plus m2। this is how to deal with the moving system। तो बस आपको रिप्लेस करना है g को by the g effective। In the same sense we can find the value of tension also, तो tension can be written as 2m1 m2 into g effective, that is g plus a divided by m1 plus m2। और ये कॉन्सेप्ट और ये जो जुगाड़ है कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन होना चाहिए इन द सेंस ऑफ जी, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तो इस टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन में आया 2024 में आया ये, और इसमें है कि ए लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। लाइट का यहाँ पर सेंस होता है मासलेस से, बहुत हल्की मतलब मासलेस, और अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग आपको बताता है इनएक्सटेंसिबल है, जो हम लोग बात करते हैं जिस टॉपिक पर या जिस एजम्पशंस पर हम बात करते हैं उसी पर ये बात हो रही। क्लियर है ना, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली, देखिए फिर से, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस है और लाइट पुली मतलब मासलेस पुली है। तो अच्छे अच्छे सारी बातें आप ध्यान से नोटिस करते हुए जाएंगे। कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, दो मासेस है जिनको कनेक्ट कर रहा है, जैसे हमें पता है, डायग्राम की बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g by 8, then the ratio of the masses
m2 by m1 is, तो अगर बेटा हम लोग मान लें लेट, सबसे पहले लेट m2 इज ग्रेटर देन ऑफ m1, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं, तो m2 हम, अच्छा ये इसलिए भी नहीं दिया है, अगर ऐसा आपको देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन में डाउट क्रिएट कराना चाहता है तो ऑप्शन सब फिर ऐसे होते हैं, आपको 9:7 होता और एक होता 7:9। अगर ऐसा होता तो जरूर बताता कि कौन बड़ा और कौन छोटा है ना। जब ऑप्शंस रेसिप्रोकल्स में ना हो तो आप कोई भी चीज लेके काम करेंगे तो वो भी वैलिड होगा, 9/7 नहीं आएगा तो 7/9 आएगा, और आप अपने कॉमन सेंस से वो आंसर चूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये मान लिया है कि m2 इज ग्रेटर देन ऑफ m1, इसका मतलब m2 इज अ ड्राइवर और m1 इज अ ड्रिवन। अब आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो होता है वो होता है हमारा ड्राइवर माइनस ड्रिवन इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन, अभी मैं बात करूंगा एक और चीज इस पे सिस्टम की, फिलहाल जिस तरह के ऑप्शंस आपको दिए मैं उस पर बात कर रहा हूं फिलहाल। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, असल में ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जब बात आती है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है। फिलहाल जो भी हम लोग डिस्कस करें वो डिस्कस करते हैं, फिर हम इस टर्म पे आएंगे। जो हम लोग ने फॉर्मूले लिखे हैं वो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक लिखा है, ईच ब्लॉक। सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम का मतलब ये पूरा सिस्टम शामिल होना चाहिए, दिस इज द एंटायर सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। जो हम लोग ने कैलकुलेशंस करे हैं वो आपके हैं m1 और m2 ब्लॉक के एक्सेलरेशन है, जो कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन जब मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम इज एंटायर सिस्टम, उसमें ये पुली फिक्स है, जो कि पुली फिक्स है, मासेस m1 m2 रोटेट मतलब मूव कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम में तो पूरा ही सिस्टम आएगा और तब हम सेंटर ऑफ मास पर जाते हैं। क्योंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन का मतलब, जैसे सिस्टम का एक्सेलरेशन, सिस्टम की वेलोसिटी, सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं बोलिए बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन बताइए, तो आप इसका एक्सेलरेशन मतलब इस बॉडी के कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन बताएंगे, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताते हैं, है ना। तो सिस्टम यहाँ पर एक वर्ड जो यूज हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप जिस तरह का आपको भी आंसर समझ में आएगा कब आपको ऑप्शन देख के कैसे सोचना है। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ उसने सिस्टम ब्लॉक को ही बोला है और ब्लॉक का ही एक्सेलरेशन दिया है g/8, है ना। तो दिस इज योर g/8, ठीक है, दिस इज योर g/8 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बड़ा g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारे पास रिलेशन आएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8 m2 माइनस 8 m1। अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पर मैं आ रहा हूं और इसको कैसे डील करेंगे उसकी भी बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इधर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो दिस और ये मिलके आपके 9m1 बन जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू ऑफ 7m2। और आपसे पूछा m2 बाई m1 का रेशियो बताइए, तो यहां से आपके पास m2 बाई m1 विल बी इक्वल टू ऑफ 9/7। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सिस्टम इन्होंने बोला है तो वो सिस्टम का एक्सेलरेशन दिया है ना कि किसी ब्लॉक का, उस हिसाब से तो हमने ये ब्लॉक का मान के काम कर लिया और हमारा आंसर भी मैच कर गया है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन और 2024 में ही है आपका ये, और इसमें भी वही है कि दो मासेस इसमें आपको दिए, m2 इज ग्रेटर देन ऑफ m1 है और पुलिस से थ्रू जा रहा है, सब कुछ दिया है और कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/√2। अगेन ये आपका वही है कि जो सिस्टम है m2 ज्यादा है m1 से, तो हमारा जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक होगा दैट विल बी m2 माइनस ऑफ m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 होगा, है ना। और यहाँ के थ्रू आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको a ऑफ द ब्लॉक दिया है g/√2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये सब कैंसिल आउट होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो फाइनल आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ए आ जाएगा। लेकिन मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये जो एक्सेलरेशन हम लिखते हैं ये ब्लॉक के होते हैं, इंडिविजुअल ब्लॉक्स के होते हैं। अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर बहुत सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो मैं सेंटर ऑफ मास को इससे रिलेट करना चाह रहा हूँ।
अगर किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमें जाननी है, पोजीशन, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है, वो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अगर दो पार्टिकल्स हैं तो, दो से ज्यादा है तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इन द सेम सेंस, अच्छा आपको प्रॉपर देखना है, ये वेक्टर फॉर्मेट में होते हैं। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है आपका m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो होता है उसको हम लिखते हैं m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर ये जो वेक्टर फॉर्मेट्स हैं, नॉट द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। अब जो कि सिस्टम को लेके काम करे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो है ए जी बाई 8, जो पहला क्वेश्चन था उसको डील करते हैं। ये वाला यहाँ सिस्टम का एक्सेलरेशन दिया है, सिस्टम में तो दोनों मासेस इन्वॉल्व है, तो दोनों मासेस का बेटा वो असल में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके, ये और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है आपके आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं और 2024 में ही आए हुए हैं। और यहाँ पर सिस्टम का मतलब यहाँ पर ब्लॉक से है, लेकिन अगर ये आंसर मैच नहीं करता आपका, ये आंसर मैच नहीं करता तो क्या आंसर मैच करता, वो बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको दिया है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर सिस्टम बनाऊं और यहाँ साफ सा सिस्टम ये सिंपल ऐसा दिखेगा और आप बोलेंगे सर ये है m1 और ये है m2, ओके, और m2 ड्राइवर मान रहे हैं हम लोग, तो ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a से और ये जाएगा एक्सेलरेशन a से ऊपर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन ये डायरेक्शन अलग होती है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से a2 लिखना चाहूं, तो ध्यान से सुनना बेटा, a2 वेक्टर लिखना चाहूं तो ये होगा माइनस ऑफ a डाउनवर्ड्स, और a1 वेक्टर लिखना चाहूं तो ये प्लस ऑफ a हो जाएगा, है ना। जबकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होते हैं। पुलिस के केस में आपको मालूम है कि a ऑफ ईच ब्लॉक मॉड, मॉड मतलब विदाउट एनी वेक्टर, सो a1 इज इक्वल टू होता है a2, दैट विल बी इक्वल टू ऑफ ड्राइवर माइनस ड्रिवन इनटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, अगर सेंटर ऑफ मास को कंसीडर किया जाए तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आपका m1a वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आपको मालूम दोनों एक्सेलरेशन सेम है लेकिन एक ऊपर और एक नीचे, उस हिसाब से हम इसको तय कर सकते हैं। तो a ऑफ कॉम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बेटा, ये सारे वेक्टर फॉर्मेट में चलते हैं। तो दिस इज योर m1, a1 इज a, है ना, m1 a1 इज a एंड a2 इज माइनस a, सो दिस इज योर m2 into a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सो आई कैन राइट इट लाइक m1 minus m2 into a divided by m1 plus m2। समझ में आया, ये वेक्टर फॉर्म है। अब अगर मैं इसका मॉड यूज करूं बच्चों, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है मान लो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन a by g है, उसका मॉड है, इसका मतलब इसका मॉड यूज करें अगर हम लोग तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले भी लूं तो m2 माइनस m1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा फॉर्मेट m2 माइनस m1 में, उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 into a। सो दिस इज योर फाइनल कंक्लूजन, यहां तक पहुंचे। अब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो दिया है वो a by g दिया है, g by 8 दिया है, और दिस कैन बी रिटन एज m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और a की वैल्यू आपको नोन है यहां से, तो ये a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास a की वैल्यू दैट इज m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। अब अगर यहां से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो यहां से सॉल्व होके ये फाइनल आएगा हमारे पास, देखिए ये स्क्वायर बन जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1/8 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि अगर वो आंसर मैच आपका नहीं करता है तो समझ लो आप सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/8
इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर बात करें बेटा, अगर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 1/4 रूट, नहीं 2√2, क्योंकि दैट कैन बी रिटन एज 4 into 2 and 2 is 2√2, so this is 1/2√2 is equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2। तो यहां से सॉल्व करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू √2 m2 माइनस 2√2 m1। अब ये वाला जो है वो इस तरफ लेके आइए m1 तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 इंटू m1 कॉमन लेने के बाद, एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑफ m2, अगर इधर से कॉमन ले लें इधर भेजा जाए तो हो जाएगा 2√2 माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ m1 m2 रेशियो, और आपसे पूछा कौन सा था, m1 और m2 या m2/m1 पूछा था, तो m2/m1 पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से m2/m1 निकाल सकते हैं, m2/m1 विल बी इक्वल टू ऑफ √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1। तो ये आंसर आपको मिलता। तो आप ध्यान से समझेंगे चीजों को, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उसने सिस्टम का एक्सेलरेशन बोला है, तो मेरे हिसाब से सिस्टम का एक्सेलरेशन का मतलब सिस्टम तो पूरा है, और पूरे का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से आएगा, तो आंसर आपको ऐसा मिलेगा। तो दोनों चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे। होपफुली आपको पुली और ब्लॉक का केस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।